नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीएस साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर। टारगेट पे आपकी चल रही हैं आरओ प्रीलिम्स 2024। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि यह परीक्षा आपकी संभावित है अक्टूबर-नवंबर में होने की, और इसी परीक्षा को ध्यान में रखकर सामान्य अध्ययन की जो महत्वपूर्ण सीरीज हैं, महत्वपूर्ण टेस्ट हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। प्रैक्टिस सेट नंबर 17 होगा सामान्य अध्ययन आपका ना। देखिए, प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया कि निम्नलिखित में से किस महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता है ना। किस महासागर को रत्नाकर के नाम से भी जाना जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। पहले मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा और इसके बाद जो है इस महासागरों से जो प्रश्न आपके बनते हैं चारों से, उस पर चर्चा की जाएगी। पूछा गया है कि किस महासागर को आप रत्नाकर के नाम से जानते हैं, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट, यानी हिंद महासागर, है ना। हिंद महासागर को रत्नाकर कहा गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। लगभग संपूर्ण विश्व के 45% भाग पर इसका जल जो है विस्तारित है, फैला हुआ है। इस महासागर की आकृति त्रिभुज के आकार की है और इसी महासागर में विश्व की सबसे गहरी खाई पड़ती है, जिसका नाम है मेरियाना ट्रेंच या चैलेंजर गर्त, है ना। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरियाना ट्रेंच की गहराई कितनी है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अटलांटिक महासागर की बात करिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर। इस महासागर की आकृति जो है अंग्रेजी के अक्षर एस के समान है और इस महासागर को आप जो है अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। संपूर्ण विश्व का लगभग 22% जल धारण करता है और यह भी आपको याद रखना होगा, विश्व का अगर आपसे सबसे बड़ा व्यापारिक महासागर अगर आपसे पूछ लिया जाता है, तब उत्तर आपका क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर हो जाएगा। हिंद महासागर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर, संपूर्ण विश्व का 18% जल ग्रहण करता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस महासागर को भारतीय इतिहास में रत्नाकर के नाम से भी पुकारा जाता है ना। अर्ध महासागर भी से कहा गया है। विश्व का सबसे छोटा महासागर अगर आपसे पूछ ले, आर्कटिक महासागर आपका उत्तर होगा। और यहाँ पे जो प्रश्न आपका बनता है कि इसी महासागर में जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका नाम ग्रीनलैंड है, और ग्रीनलैंड किस देश के अधिकार में है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 1 की बात कर लीजिएगा, 2 की बात करिए। स्वस्तिक चिन्ह किस सभ्यता के देन है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन आपका दिया गया मेसोपोटामिया की सभ्यता, माया सभ्यता, सिंधुकालीन सभ्यता या फिर इनमें से कोई नहीं। स्वस्तिक चिन्ह की बात हो रही है, हिंदू धर्म का एक शुभ चिन्ह माना जाता है और यह कहाँ से लिया गया है? तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंधुकालीन सभ्यता, या इसी को आप हड़प्पाकालीन सभ्यता भी कहते हैं। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता पूछी जाती है, सिंधुकालीन बताइएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चन्हुदड़ो, ये सब जो कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि सिंधुकालीन के अंतर्गत आते हैं। कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई किस वर्ष की गई थी और किसके द्वारा की गई थी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पे आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के शासन में हुई थी? कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के शासन में हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। देखिए, अशोक की बात हो रही है, 4 बौद्ध संगीतियों का उल्लेख मिलता है। पहले मैं प्रश्न का उत्तर दूंगा और इसके बाद चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम, क्योंकि चारों से प्रश्न आपके बनते ही बनते हैं। देखिएगा, कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई है? तो इसका जो सही उत्तर आपका है तृतीय बौद्ध संगीति, जिसका आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, अशोक के शासनकाल में आयोजित की गई थी। अगर इसके अध्यक्ष की बात कर लीजिएगा तो मोगलीपुत्र तीसरे का उल्लेख मिलता है। अब बारी बारी से सबका चर्चा करते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन आपका कहाँ पे होता है? तो आप बता दीजिएगा। प्रथम बौद्ध संगीति आपकी होती है राजगृह सप्तपर्णी गुफा में, और यहाँ की अगर बात करिएगा तो राजगृह सप्तपर्णी गुफा आपका अजातशत्रु शासनकाल में हुई थी। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय बौद्ध संगीति की बात कर लीजिए तो ये आपकी वैशाली में होती है काराशोक के शासनकाल में, और अध्यक्ष इसके कौन थे? साव कबीर थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के शासनकाल में होता है। कहाँ पर? तो काश्मीर कुंडलन में, और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। तो चाहे अध्यक्ष आपसे पूछ ले, चाहे स्थान का नाम पूछ ले, या किसके शासनकाल में हुई है, चारों बौद्ध संगीतियाँ इंपॉर्टेंट होंगी। और इसके अलावा 2 बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र और वल्लभी में होती है, जो जैन संगीति, उस पर प्रश्न आपका बनता है। प्रश्न संख्या अगर 4 की बात कर लीजिएगा, देखिए
4 की अगर बात करिए तो यहाँ पे दिया गया काल बैसाखी नामक मानसून पूर्व बारिश का संबंध किस राज्य से है, आपसे पूछा गया है। बंगाल, केरल, कर्नाटक या फिर पंजाब। ठीक है, काल बैसाखी मानसून पूर्व बारिश है, प्री मानसून बारिश आपकी होती है, बंगाल में होती है, केरल में होती है, कर्नाटक में या फिर पंजाब में। तो ये जो आपकी होती है ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। काल बैसाखी कहाँ पे होती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा राइट, बंगाल में, है ना। बंगाल में होने वाली मानसून पूर्व बारिश को स्पेशली क्या कहा गया है, काल बैसाखी कहा गया है या नार्वेस्टर कहा गया है। अच्छा, केरल में जो मानसून पूर्व बारिश होती है उसे आम्र वर्षा कहते हैं, मैंगो शावर कहते हैं। कर्नाटक में जो होती है इसे आप काफ़ी रेन के नाम से जानते हैं। तो तीनों ही आपसे पूछी जाती हैं। फिर से देखिए, बंगाल में मानसून पूर्व बारिश को आपने काल बैसाखी कहा है, केरल में मानसून पूर्व बारिश को आपने मैंगो शावर कहा है, और कर्नाटक में होने वाली बारिश को आपने क्या कहा है, काफ़ी रेन कहा है। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त है ना। पॉलिटिकल साइंस से लिया गया क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने में शक्ति प्राप्त है 1909 के पार्लियामेंट सुधार से, 1919 के भारत शासन अधिनियम से, 1935 के भारत शासन अधिनियम से, या फिर 1861 के एक्ट से। किससे अध्यादेश निर्गत करने शक्ति मिलती है? 123 याद रखिएगा, आर्टिकल 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। और यह किस अधिनियम से आपका स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन सी बताइएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। प्रश्न संख्या 5 की बात 6 का नंबर आता है, पॉलिटिकल साइंस से ये भी लिया गया क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा गया है किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति मिली थी, आपसे पूछा गया है ना। किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 या फिर भारत शासन अधिनियम 1919। तो 1892 जो है इसका आपका राइट होने जा रहा है, ऑप्शन सी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय सदस्यों को बजट पर पूछताछ करने का या पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। देखिए, प्रश्न संख्या अगर मैं 7 की अगर बात करूं तो पॉलिटिकल साइंस से लिया गया यह क्वेश्चन भी आपका है। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और यहाँ पे आप लोग होंगे कन्फ्यूज, है ना। संघीय न्यायालय की बात हो रही है 1773 में, 1935 में, 1937 में या फिर 1774 में। देखिए, यहाँ पे बहुत लोग का उत्तर यहाँ पे करने जा रहे हैं 1774। डी अगर आप लगाते हैं तो उत्तर गलत होगा। संघीय न्यायालय की बात हो रही है 1937 इसका राइट उत्तर होगा, और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें 1774 की, तो 1773 ईस्वी में आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट के बेस पर 1774 ईस्वी में जो है भारत परिषद अधिनियम की भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होती है। 3 सदस्यीय आपका ये था, और इसमें अगर देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और चैम्बर्स लिमिस्टर हाइडिस के अन्य न्यायाधीश थे। प्रश्न संख्या 7 के बाद 8 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। पूछा गया है किस संशोधन के तहत 4 नई भाषा जोड़ा गया था? 52वां संशोधन, 73वां संशोधन, 92वां संशोधन या फिर 61वां संशोधन। भाषा की बात हो रही है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट। 92वां संशोधन 2002 में संभवतः हुआ था। और बोडो मास याद रखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं आपकी जोड़ी जाती हैं, जिसके पश्चात भारतीय संविधान में भाषाओं की संख्या हो जाती है 22, है ना। 52वां की अगर बात करिएगा तो 52वां संशोधन आपका 1985 में होता है, 1985 में। और इस एक्ट के तहत जो है, इस संशोधन के तहत दल बदल प्रावधानों को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किया जाता है। 73वां संशोधन आपका 1992 में होता है, और पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 61वां आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, मतदाताओं की आयु को घटाकर 21 से घटाकर जो है 18 वर्ष किया गया था राजीव गांधी शासनकाल में 1989 में, है ना। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन, सौर कलंक सूर्य के किस भाग में पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट होगा क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी से लिया गया क्वेश्चन आपका है। क्रोमोस्फीयर, क्रोड, फोटोस्फीयर या फिर कोरोना।
सन स्पॉट्स की बात हो रही है। सन स्पॉट्स कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा राइट, फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल, है ना। प्रकाश मंडल से कई कई प्रश्न आपके बनते हैं, अच्छा खासा प्रश्न बनते हैं। प्रकाश मंडल से पहली चीज़ आपसे पूछ लेता है कि प्रकाश मंडल मतलब सूर्य का वह हिस्सा जो हमको दिखाई देता है प्रकाश मंडल है। तापमान इसका पूछा जाता है लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसी भाग में आपके मिलते हैं क्या? सन स्पॉट्स यानी सौर कलंक, है ना। ये तो बात हो गई। सौर आंधियाँ कहाँ चलती हैं? क्रोमोस्फीयर बताइएगा। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहाँ होती है? क्रोड बताइएगा। और कोरोना में आपका क्या होता है? सौर तूफान आते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। सोलर फ्लेम्स क्रोमोस्फीयर में, और आंधी अगर पूछेगा तो कोरोना। 10वां क्वेश्चन आज के सेशन का, घाना एक देश है और इसका संबंध किस महाद्वीप से है? एशिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका या फिर यूरोप? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, घाना किस महाद्वीप में पड़ता है? ऑप्शन सी अफ्रीका हो जाएगा। घाना का पुराना नाम कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, है ना। आज के सेशन का अगला क्वेश्चन, ये कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था और इसका उत्तर मैं आपको बता दूं। जन्म के देखिए, भारतीय संविधान किस आधार पर नागरिकता प्रदान करता है, ये आपसे पूछा गया है। नागरिकता किस आधार पर प्रदान की जाती है भारत में? जन्म के आधार पे, निवास के आधार पे, देशीकरण के आधार पे या फिर उपयुक्त सभी के आधार पे? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने जा रहा है ऑप्शन डी यहाँ पे हो जाएगा। सभी के आधार पर भारत में नागरिकता दी जाती है। चाहे आपने भारत में जन्म लिया है तब भी आप भारतीय कहलाएंगे। निवास की अवधि होती है, निवास की अवधि कितनी समय तक कोई व्यक्ति भारत में रह जाए तो भारतीय कहलाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। देशीकरण के आधार पे अगर किसी पड़ोसी देश को या पड़ोसी क्षेत्र को भारत अगर अपने मिला रहता है तो भी भारतीय आपके बन जाते हैं, है ना। आज का प्रश्न आपके लिए, किस एक्ट के तहत भारतीयों की शिक्षा पर प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है, आपसे पूछा गया है। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना होगा। किस एक्ट के तहत प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई थी? 1893 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स फॉर